सो लास्ट क्लास में हमने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था, मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। मोल कंसेप्ट पढ़ा है आपने? मोल कंसेप्ट 9th आईसीएससी में, 10th आईसीएससी में तो शायद पढ़ा होगा आपने। हाँ, चलो एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। तो मोल कंसेप्ट में हमने क्या देखा था कि मोल एक तरह का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और वो अमाउंट किसके बराबर होता है? जितने की नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम, जो कि कितने आ रहे थे अमाउंट, दैट वाज कमिंग आउट टू बी 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स किस टाइप के हो सकते हैं? दे कैन बी एटम्स if we are talking about elements, they can be compounds, sorry, they can be molecules if I am talking about compounds, or they can be ions। इस टाइप के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम मोल वर्ड का यूज करते हैं, वरना हम डजन भी यूज कर सकते थे, पर डजन में, एक डजन में 12 ही क्वांटिटी होती है, पर एक मोल में बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है। ओके, इसी को हमने नाम दिया था, ये एवोगाड्रोस नंबर था, एवोगाड्रोस कांस्टेंट या एवोगाड्रोस नंबर डिनोटेड बाय Na। हमने इसको Na से डिनोट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोल कंसेप्ट में हमने मोलर मास का कंसेप्ट भी देख लिया था। मोलर मास को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो टाइप बोला था हमने। एक ग्राम एटॉमिक मास बोला गया था फॉर एलिमेंट्स, और एक था ग्राम मॉलिक्यूलर मास फॉर कंपाउंड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 1 मोल सोडियम एलिमेंट है, दैट मीन्स मेरे पास सोडियम एलिमेंट के इतने सारे एटम्स हैं जिनका टोटल मास 23 ग्राम के बराबर है। और ये 23 कहां से आता है? एटॉमिक मास को ही हम ग्राम में लिख देते हैं। बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट, आई एम सेइंग ग्राम एटॉमिक मास। If I talk about compound, let's say I have 1 mole carbon dioxide gas with me, इसका मतलब मेरे पास उस गैस के इतने सारे, अब एटम वर्ड यूज करना गलत हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, और कंपाउंड बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स से, तो मॉलिक्यूल्स बोला जाएगा। और इसका टोटल मास कितना आता है? 44 ग्राम। और ये 44 ग्राम कहां से आया? CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाला गया, which is 12 plus 16 into 2 is 32. It will come out to be 44, और यूनिट AMU की जगह हम क्या लिख देते हैं? ग्राम। यहां भी 23 AMU की जगह क्या लिख दिया हमने? ग्राम। दिस मीन्स दैट आप किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के लिए ये दो सेंटेंस लिख सकते हो। समझ रहे हैं क्या? ये दो सेंटेंस मतलब, अगर आपके पास उस एलिमेंट का 1 मोल है, इसका मतलब आपके पास उस एलिमेंट के इतने सारे एटम्स हैं जिनका टोटल मास उनके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। और वैसे ही अगर आपके पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कि आपके पास उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका टोटल मास उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे, और मैंने लास्ट में एक होमवर्क दिया था आप लोग को, है ना, कि ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, किए हो क्या पलक, वसुधा? यस सर। मैंने कुछ आपको चीजें दी थी, उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करना था। जैसे कि मैंने आपको दिया था एक एटम सिल्वर का Ag, जिसका एटॉमिक मास होता है 108 AMU। फिर मैंने दिया था दूसरा 1 मोल ऑफ कैल्शियम। फिर मैंने दिया था 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। फोर्थ चीज थी 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन
एंड पांचवी चीज दी थी मैंने 1 ग्राम ऑफ आयरन। ये 5 चीजें हैं, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से अरेंज करना था, किए हो? अच्छा, उसमें कंफ्यूजन है, बाकी सबका मास निकाले। देखो, समझना एक चीज ना, इन सब के लिए ना हमें वो लाइन लिखनी पड़ेगी मोल वाली। सिल्वर के लिए, कैल्शियम के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए और कार्बन के लिए। आयरन तो ऑलरेडी मास दिया ही है, आपके पास 1 ग्राम आयरन है, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी मास में ही दिया हुआ है। आपको बाकी चारों चीजों का मास निकालना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिल्वर से। तो सिल्वर के बारे में अगर मुझे वो लाइन लिखनी है तो क्या लिखूंगा मैं, कि 1 मोल ऑफ सिल्वर कंसिस्ट ऑफ एवोगाड्रोज नंबर ऑफ एटम्स, जिसका टोटल मास होता है 108 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 108 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अभी मैं निकाल नहीं रहा हूं, एक टाइम छोड़ के रखते हैं ना, हमको सबका मास नहीं पूछा, हमें अरेंज करने बोला है, तो मेहनत करके मास नहीं निकालेंगे अभी, ठीक है, जरूरत पड़ती तो निकालते। ऐसा थोड़ा बोला कि फाइंड द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर, ठीक है। चलो इसका देखते हैं, इसके लिए भी सेम लाइन लिखते हैं। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंसिस्ट ऑफ, अगेन, एवोगाड्रोज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, जिसका टोटल मास 40 ग्राम। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, आपको याद है ना, 40 ग्राम। ये लाइन समझ में आ गई ना? तो यहां से आपको निकालना क्या है, 1 मोल का मास ये दिख रहा है 40 ग्राम, 1 मोल का मास चाहिए था ना, ये रहा 40 ग्राम, तो इस वाले का आंसर ये है, ठीक है। आंसर को मैं अलग से मार्क कर देता हूं, देखते हैं। ये रहा इसका आंसर मास का, इतना ग्राम, और ये रहा इसका आंसर 40 ग्राम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये ग्राम है ना। थर्ड, ऑक्सीजन गैस का 1 मोल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन गैस के इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम मत बोलना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स, गैस हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगी, ठीक है, वो भी स्पेशली ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की। नियॉन आर्गन होता तो सिंगल एटम की भी गैस हो जाती है ना, जिसका टोटल मास 32 ग्राम होगा। यहां कंफ्यूज मत होना कि ये 16 तो नहीं होगा, कि 16 इंटू 2 32 करना पड़ेगा हमें, 2 एटम है एक मॉलिक्यूल में, राइट, तो 32 ग्राम होगा। हमें 1 मोल का ही पूछा है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 32 ग्राम। इसका मास भी निकल गया हमारा, कितना आ रहा है, 32 ग्राम, ठीक है। लास्ट बच गया है 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। अगेन सेम लाइन, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू दिस मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, जिसका टोटल मास 12 ग्राम होता है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है। तो यहां से निकाल लेंगे, 10⁻23 को यहीं रखो, नीचे ले आओ 6.022 को, तो 10⁻23 एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 6.022 ग्राम। तो ये हमारा हो गया चौथे का, और ये तो 1 ग्राम ही है, इसका आंसर तो 1 ग्राम ही है ना, इसका मास कितना है, 1 ग्राम। तो अब हमें सारे मासेस मिल चुके हैं, ये जो ग्रीन बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये पांचों चीजों के मास लिखे हुए हैं। बताइए सबसे छोटा कौन है इनमें, सबसे छोटा फर्स्ट वाला है, ठीक है, देखिए वो तो 1 ग्राम है, ये तो बहुत ही छोटा है, ये तो आप डिवाइड करोगे, आप देखो ना, 108 को डिवाइड करो इतने बड़े नंबर से, यहाँ पे आपने 12 लिया और 6.022 फिर से डिवाइड कर रहे हो, तो इन दोनों में ये छोटा होगा, समझ रहे? तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, 1 नंबर, 1 ये नहीं, मैं इस सीरियल नंबर के हिसाब से लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा, श्योर, ये 1 ग्राम है ना, ये 1 ग्राम है, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो फिर आपका फोर्थ होगा, सॉरी फिफ्थ, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ये वाला फोर्थ। अब ये तो 30 to 40 में तो दिख ही रहा है, ये हो जाएगा आपका थर्ड, और फिर है आपका सेकेंड। पलक यही आ रहा आंसर, वसुधा किए हो? यस सर। ठीक है, तो हमने देखो किया क्या है क्वेश्चन में, हमने एटम
का मास निकाला, हमने मोल को मास में कन्वर्ट किया, मोल को मास में कन्वर्ट किया, एटम्स को मास में कन्वर्ट किया, और एक का तो मास पहले से दिया हुआ था, बाकी सबके मासेस हमने निकाल लिए। सब में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन हम सबके लिए लिख सकते हैं, बशर्ते आपको उनके एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस पता होने चाहिए, तभी तो लास्ट वाला चीज लिख पाओगे ना। और ये भी पता होना चाहिए कि हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल की, तभी आप ये वर्ड लिख पाओगे, एटम लिखना है कि मॉलिक्यूल लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसके, फिर हम आगे नेक्स्ट कंसेप्ट में बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला है 392 ग्राम्स ऑफ H2SO4, क्या बोलते हैं H2SO4 को? सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, आगे लिखेंगे 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, थर्ड आ जाएगा 1 मेट्रिक टन ऑफ आयरन, जिसमें 1 मेट्रिक टन का मीनिंग में मैं बता रहा हूं क्या होता है। 1 मेट्रिक टन का मतलब होता है 1000 केजी, 10⁻³ केजी, 1000 केजी, एंड D is 7.9 milligram of calcium and E is 65 microgram of carbon। सबको आपको मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो पहला ट्राई करो, तो H2SO4 के लिए वो लाइन लिखिए, आपको चीजें क्लियर होना चालू होंगी। ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर बताऊंगा मैं। आप अलग कुछ बोल रहे हो क्या? सर फर्स्ट का 4 मोल्स है। फर्स्ट का क्या बोल रहे हो? 4? यस सर। ओके, बाकी बाकी भी निकालो, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। H2SO4 के लिए वो लाइन कैसे लिखेंगे हम? 1 मोल ऑफ H2SO4 कंसिस्ट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, जिनका मास होता है कितना आया? 96 की 98? 98। 98 होगा ना बेटा। हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, और ऑक्सीजन का 64 हो गया। तो 4 + 2 + 2 इज 8, 98 ग्राम। देखो इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं है ना, नहीं यूज है, पर ठीक है, अपन को प्रैक्टिस में आ गया तो अपन लिख रहे हैं, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो इन दोनों को उठा लो, पहले और आखिरी को। हमको मास को मोल में कन्वर्ट करना है ना, तो इन दोनों को उठा लो, लास्ट वाले को। तो 98 ग्राम H2SO4 का मतलब 1 मोल होता है।
तो 1 ग्राम का मतलब कितना मोल होगा? 1/98 मोल। पर हमें तो कन्वर्ट करना है 392 को, तो 392 ग्राम को हम 1/98 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये एग्जैक्टली 4 टाइम्स है ना, 8 4 32 होता है, तो ये आपका 4 मोल आंसर हो जाएगा पहले वाले का। क्लियर है? चलिए सेकंड बना के शशांक, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। देखा था वीडियो? हाँ सर। वसुधा बना के सेकंड बताओ। सर 1/3 मोल्स आ रहा है सर। 1/3 मोल, सर देखो 3 करके देख। moles. 3 कैसे होगा पलक? 27 ग्राम का मतलब तो 1 मोल होता है, तो 3 कैसे हो जाएगा? 1/3 होगा ना, 1/3। 3 आया आपका 1/3? कर रहे हो? चेक करो एक बार पलक फिर से। Yes sir. एल्यूमिनियम के लिए वो लाइन लिखेंगे तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कंसिस्ट ऑफ दिस मेनी नंबर ऑफ एटम्स जिसका टोटल मास 27 ग्राम होता है। यहां से उठा लिया मैंने नंबर जो मेरे काम का था, तो 27 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो 1 ग्राम का मतलब 1/27 मोल, तो 9 ग्राम का मतलब 1/27 इंटू 9 विच विल बी 1/3 मोल, 0.33 मोल। ठीक है, चलो थर्ड। आयरन का मास 56 लेना है ना, 56। आयरन का 1 मोल का मास, आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है, ठीक है। $56 ग्राम is 1 mole, तो 1 ग्राम is 1/56 मोल, तो 1 मेट्रिक टन का मतलब क्या हुआ? 1/56 इंटू 1000। एक्चुअली ग्राम में भी कन्वर्ट करेंगे ना, तो एक और बार 1000। ठीक है, और 7.9 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, मिली मतलब 10⁻³ हो जाएगा, तो 40 ग्राम कैल्शियम का 40 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है कैल्शियम के, तो 1 ग्राम हो जाएगा 1/40 मोल के बराबर, तो 7.9 मिलीग्राम के लिए अपन क्या करेंगे? 1/40 इंटू 7.9 इंटू 10⁻³ और वही माइक्रो कितना होता है? मिली 10⁻³ होता है, माइक्रो होता है 10⁻⁶, है ना। ये सब हमारे यूनिट्स के प्रीफिक्सेस हैं, ये नेगेटिव साइड वाले प्रीफिक्सेस है सारे। मिली हो गया 10⁻⁻3, माइक्रो हो गया 10⁻⁶, और जाओगे पीछे तो नैनो होता है 10⁻⁹, और पीछे जाओगे तो पीको होता है 10⁻12, और छोटा होते जा रहा है ये नंबर। और वही अगर अपन मैं पॉजिटिव साइड की बात करूं तो किलो होता है 10⁻3, मेगा होता है 10⁻6, गीगा होता है 10⁻9। ठीक है, तो ये माइक्रो है, तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीधा लिख देता हूं ना, 65 माइक्रोग्राम में कितने होंगे? क्या लिखूं? 1/12 इंटू
65 इंटू 10 टू द पावर -6। फॉलो कर रहे हैं? सीधा लिख दिया मैंने एक स्टेप में, वरना ऐसे 3 स्टेप में लिखता। कैसे लिखता है 3 स्टेप में? 12 ग्राम का मतलब 1 मोल कार्बन, तो 1 ग्राम का मतलब 1/12 मोल कार्बन, तो 65 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम का मतलब 1/12 इंटू 65 इंटू 10 टू द पावर -6। तीनों का आंसर आपको निकालना पड़ेगा ना। कैलकुलेशन पार्ट मैंने नहीं किया है पूरा अभी, सब में आपको कैलकुलेशन पार्ट करना है तीनों का, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा है आप तीनों को? वसुधा, पलक, शशांक? Yes, sir. Yes, sir. Calculate the number of molecules. Calculate the number of molecules in 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर। इसको शुगर केन भी बोलते हैं, इसको हम सुक्रोज भी बोलते हैं, और सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। हम ग्लूकोज भी पढ़े हैं, वो C6H12O6 होता है, और ये केन शुगर सुक्रोज होता है C12H22O11। और सेकेंड पार्ट है इसका 1 ड्रॉप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप of water having mass 0.05 ग्राम। इनके आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं कि अगर मैंने आपको 34.0 ग्राम शुगर केन दिया है, इसका मतलब मैंने आपको उसके कितने मॉलिक्यूल दिए हैं। एंड सेकेंड पार्ट ये बोल रहा है कि एक बूंद पानी में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। उस बूंद का मास दे दिया है कि एक बूंद का मास है 0.05 ग्राम। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन दैट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर विच इज वेइंग 0.05 ग्राम। क्वेश्चन क्लियर है? ट्राई करिए, बनना चाहिए ये क्वेश्चन। वेरी टू। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ाओ, सेकेंड बढ़ाओ। मोलर मास कितना है केन शुगर का वैभवी? हाँ, ऑनलाइन किसी का निकला क्या केन शुगर का मोलर मास? Sir, 342. 342। देखो जान करके 34.2 दिया है ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, वरना कौन लेता 34.2 ग्राम? या तो हम 35 लेते हैं या तो 34 लेते। 34.2 कौन लेता है? ठीक है, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन पार्ट इजियर फॉर यू 34.2 लिया गया, क्योंकि 342 उसका मोलर मास होता है। कार्बन का कितना 12 है ना, तो 12 इंटू 12 144 हो जाएगा। 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है, तो 11 इंटू 16 इज 176। ऐड करोगे तो you'll get 342। तो केन शुगर के लिए मैं अगर वो लाइन लिखूं तो 1 मोल ऑफ केन शुगर कंसिस्ट ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, जिसका टोटल वजन है
342 ग्राम। अब इस वाले स्टेटमेंट में अभी मेरे क्वेश्चन के हिसाब से किस चीज का काम नहीं है? मोल का काम नहीं है, तो इन दोनों को उठा लो। तो 342 ग्राम ऑफ शुगर केन में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 ग्राम में होंगे, डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 342, तो 34.20 में होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 342 इंटू 34.20। आप पॉइंट बनाने के लिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 3420 डिवाइड बाय 100, ये एक जीरो कैंसल, ये एक जीरो और यहां का एक जीरो कैंसल, 342 कैंसल, यहां का एक जीरो कम कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर है वैभवी? समझ में आ रहा है? आप तीनों को आया समझ में? Yes, sir. बन गया था ये? सेकेंड भी वैसे ही होगा। वाटर के लिए वो लाइन लिख देंगे हम कि 1 मोल ऑफ वाटर हैज दिस मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका टोटल मास 0.05 ग्राम होता है। अगेन इन दोनों का ही काम है हमें, सॉरी 18 ग्राम होता है। इन दोनों को उठा लेंगे, तो फाइनल आंसर बस लिख रहा हूं मैं, मतलब कैलकुलेशन आप करेंगे। 0.05 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे? दैट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 0.05। ये जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चंस दोनों? वसुधा, पलक, शशांक? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको मास दिया रहेगा, मॉलिक्यूल निकालने बोले, या मास दिया रहेगा, मोल निकालने बोले, या मोल्स दिए रहेंगे, एटम दिए रहेंगे, मास निकालने बोले, हम तीनों कर सकते हैं, है ना। बस हमें ये चूज करना है कि तीनों में निकालना क्या है हमें, तो और गिवन क्या है, तो उस हिसाब से वो दोनों को लेंगे, तीसरे को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, एक हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोज लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ एक बार रिवाइज करते, क्या था एवोगाड्रोज लॉ? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमारा लॉ था पहले। चलो एक और बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लिखो नीचे। एवोगाड्रोज लॉ स्टेट्स दैट equal number of molecules, equal volume of all gases, equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all the gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. Equal volumes of all the gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. Contain equal number of molecules. इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर आपके पास 3 गैसेस हैं और तीनों का आपके पास वॉल्यूम सेम है, लेट्स से ये 1 लीटर ऑक्सीजन गैस है, ये 1 लीटर नाइट्रोजन गैस है और ये 1 लीटर हाइड्रोजन गैस है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑल द 3 आर सेम, बट एक कंडीशन है कि ऑल द 3 शुड बी एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। और ऐसा क्यों कर रहे थे हम? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है गैसेस का, प्रेशर चेंज होने से भी वॉल्यूम चेंज हो जाता है। आप प्रेशर बढ़ाएंगे,
वॉल्यूम कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसलिए हमको तीनों को सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखना है, ताकि तीनों के साथ क्या हो जाए, जस्टिस हो। ऐसा ना हो कि अपन ने एक को अलग टेम्परेचर प्रेशर में रखा है, दूसरे को अलग में रखा है, तीसरे को अलग में रखा है, तो अपन ये स्टडी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इफ यू वांट टू स्टडी या इफ यू वांट टू ऑब्जर्व द फिनोमिना प्रॉपरली, तीनों को सेम कंडीशंस देनी पड़ेगी हमें, सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तभी तीनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, और उस केस में तीनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं। वही हमारा लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन पार्ट में आते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन लिखना, फर्स्ट एप्लीकेशन इन द कैलकुलेशन ऑफ, फर्स्ट एप्लीकेशन लिख रहे हैं, इन द कैलकुलेशन ऑफ, इन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ elementary gases, atomicity of elementary gases. What do you mean by atomicity? Elementary gases दोनों का मीनिंग चाहिए मुझे, एग्जाम्पल के हेल्प से समझा सकते हो तो वो भी चलेगा, इफ यू आर अनेबल टू डिफाइन इट, बट आपको उसका मीनिंग समझ में आ गया है तो क्या होता है दोनों का मतलब। बोलो सर S8, सर S8 8 is atomicity. 8 is atomicity, ठीक है। इन द सेम वे O2, 2 is the atomicity। ये एक तरह की एलिमेंट्री गैस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एलिमेंट्री गैस है, नाइट्रोजन एलिमेंट्री गैस है। चलो ये तो तब भी एक सॉलिड फॉर्म में रहता है, छोड़ देते हैं इसको, बट हम गैसेस की बात कर रहे हैं। हाँ Cl2 एलिमेंट्री गैसेस है, मतलब जिसमें एक ही, देखो है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस, बट ये एलिमेंट्री गैस नहीं है, इसमें दो एलिमेंट आ गए ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो हम एलिमेंट्री गैसेस का एटॉमिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि आज आपको नहीं पता है कि ऑक्सीजन O2 होता है और हाइड्रोजन H2 होता है, ये नहीं पता है हमें, तो हम एवोगाड्रो की लॉ की हेल्प से इन दोनों की एटॉमिसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलो निकला, पहले एटॉमिसिटी का डेफिनेशन लिखो नीचे। एटॉमिसिटी is defined as the number of atoms. Atomicity is defined as the number of atoms. Atomicity is defined as the number of atoms of the element present in one molecule of the substance, present in one molecules of the substance, present in one molecule of the substance। एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, ब्रैकेट में O2 लिख लेना, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, ब्रैकेट में O2, एंड दैट ऑफ ओजोन, ओजोन की क्या होती है 3, O3 लिखते हैं ना हम ओजोन को, एंड दैट ऑफ ओजोन इज 3, एंड दैट ऑफ ओजोन इज 3। ठीक है, चलो ये तो डेफिनेशन हो गया। एक एग्जांपल से अपन निकालते हैं कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी और हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकर के पानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, H2 प्लस O2 नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि हाइड्रोजन H2 होता है या ऑक्सीजन O2 होता है। हम तो ट्राई कर रहे हैं ना निकालने का कि इन दोनों की एटॉमिसिटी कितनी है। तो हमने हाइड्रोजन लिया, हमने ऑक्सीजन लिया, पानी बना रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चला कि हमने 2 लीटर या 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन लिया, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन लिया, तब जाकर के 2 वॉल्यूम पानी बना। 2 लीटर लिया हाइड्रोजन गैस, 1 लीटर ली ऑक्सीजन गैस, 2 लीटर बन गया पानी। या आप वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब भी यूज कर सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब भी यूनिट है, ml भी यूनिट है, बहुत सारी यूनिट है वॉल्यूम की, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, इसलिए मैंने वॉल्यूम लिख दिया। पर यह श्योर है कि इसका 2 लीटर या इसका 2 ml या इसका 2 मीटर क्यूब या इसका 2 सेंटीमीटर क्यूब को इसका 1 लगेगा, तब जाकर के 2 बनेगा। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा आया। ठीक है,
अब अपन यहां पे एवोगाड्रोस लगाते हैं, अप्लाइंग एवोगाड्रोस लॉ। तो एवोगाड्रो ने क्या बोला था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बट यहां पे तो ये दोनों अनइक्वल में लिया गया है ना, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स भी इक्वल नंबर में नहीं होंगे। तो अगर आप बोलते हो कि वन वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 वॉल्यूम में कितने होंगे, 2n मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, अगर वन वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स होंगे तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस 2 वॉल्यूम में 2n हो जाएंगे, 3 वॉल्यूम में 3n हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो अगर ये डबल है इसका, तो यहां भी डबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर है ये दोनों? देखो, दोनों अगर 1 1 वॉल्यूम होता तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते, अगर n इसके हैं तो n इसके भी होते, पर क्योंकि वॉल्यूम इसका डबल है तो मॉलिक्यूल भी डबल होंगे हाइड्रोजन के। इन द सेम वे वाटर भी 2n मॉलिक्यूल्स बनेगा, क्योंकि इसका भी दो वॉल्यूम है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो अगर तीनों 1 1 1 होते ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी तीनों के n n n होते। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। इसको मैं पूरा डिवाइड करता हूं 2n से, डिवाइडिंग बाय 2n इसलिए कर रहा हूं ताकि 1 आ जाए, 1 मॉलिक्यूल आ जाए। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1/2 molecule of oxygen to give 1 molecule of water। ये क्लियर है? हमें हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल लगता है, ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल लगता है, तब जाके पानी का 1 मॉलिक्यूल बनता है। एम आई क्लियर? एंड वाटर के 1 मॉलिक्यूल में 1 molecule of water contains 1 atom of oxygen, हाँ या ना, H2O। तो 1 मॉलिक्यूल में एक एटम मतलब कितना है, आधा मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 2 एटम। आप सोचिए ना, 1 मॉलिक्यूल वाटर बनाने के लिए आपको आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लगा, और 1 मॉलिक्यूल पानी में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 1। इसका तो मतलब यही हुआ कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ या ना? वरना और ऑक्सीजन कहां से आएगा? आपका हाफ मॉलिक्यूल तो मिलके 1 मॉलिक्यूल बनाया था ना, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कंबाइंड विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और पता चला कि 1 मॉलिक्यूल पानी में 1 ही एटम होता है ऑक्सीजन का। इसका मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन माने कि हाफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे, 2। जब हाफ मॉलिक्यूल में 1 एटम है तो 1 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 2 एटम। तो यही तो होगी एटॉमिसिटी, O2। और हाइड्रोजन की भी ऐसे निकल जाएगी, कैसे? 1 मॉलिक्यूल पानी में ऑक्सीजन 1 होता है, तो हाइड्रोजन भी तो 2 होते हैं, तो 2 एटम मतलब हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल होगी, उसकी एटॉमिसिटी 2। क्लियर है ये? ठीक है, चलो उसको लिखते हैं। लिखो नीचे, एग्जाम्पल करके लिखेंगे ना, आप लोग ये हेडिंग डाल लियो ना, इन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस, एग्जाम्पल करके लिखो। एग्जाम्पल लिखेंगे 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, पहले सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं, फिर आप लोग इक्वेशन लिखना चालू करना। 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन combined with 1 volume of oxygen, 2 volume of hydrogen combines with 1 molecule of oxygen to form 2 volumes of water, to form 2 volumes of water, to form 2 volumes of water। ठीक है, अब इक्वेशन से लिखना चालू कर दो आप। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, यहां लिख देना फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ये डेटा कहां से आया, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। फिर हमने इसी पे लगा दिया एवोगाड्रो लॉ, तो 2 वॉल्यूम की जगह मैंने 2n मॉलिक्यूल लिख दिया, क्योंकि मैंने 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए थे। अगर 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स है तो 2 वॉल्यूम में 2n मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 वॉल्यूम में 3n मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड सो ऑन चलता रहेगा।
तो यही लाइन में लगा है एवोगाड्रोस लॉ। फिर हमने तीनों को 2n से डिवाइड कर दिया, 2n से इससे डिवाइड किए, ताकि एक पानी का मॉलिक्यूल में कितना कितना मॉलिक्यूल लग रहा है वो पता चल सके, है ना? समझ रहे हैं क्या? आई वॉन्टेड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हियर, इसलिए मैंने तीनों को 2n से डिवाइड कर दिया। तो ये 1 बचा, ये हाफ हो गया और ये 1 हो गया। तो एक मॉलिक्यूल पानी को बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लगता है और आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लगता है। तो एक मॉलिक्यूल H2 के बराबर हो गया और आधा मॉलिक्यूल O के बराबर हो गया। यहां तक पूरा लिख लो, फिर मैं लिखवा देता हूं लास्ट में कैसे लिखना है। ठीक है, नीचे लिखना है इसमें 10। हाँ चलिए, इक्वेशन लिख लिए थे ना, नीचे एक लाइन लिखेंगे, does 1 molecule of water does 1 molecule of water
does one molecule of water contains half molecule of oxygen? One molecule of water contains half molecule of oxygen, but one molecule of water contains one atom of oxygen. तो इसका क्या मतलब हुआ? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब एक एटम ऑक्सीजन होता है. हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. Therefore, one molecule of oxygen will be two atoms of oxygen. Therefore, atomicity is 2. ठीक है. वसुधा, शशांक, पलक लिख लिए थे इसके पहले वाला पूरा? यस सर. Yes, sir. यस सर. ठीक है. तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ कि आप एलिमेंट्री गैसेस की एटॉमिसिटी निकाल सकते हो. वैसे अपन हाइड्रोजन की भी एटॉमिसिटी 2 बोल सकते हैं ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी में एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन था और एक मॉलिक्यूल पानी में दो एटम होते हैं हाइड्रोजन के. इसका मतलब क्या हुआ? वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू टू एटम ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी भी 2 हो गई. ठीक है. चलिए सेकेंड एप्लीकेशन लिखना. सेकेंड एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस. सेकेंड लिखेंगे टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन molecular mass and vapor density of a gas. Vapor density of a gas. वेपर डेंसिटी आप लोगों ने पहली बार सुना होगा वर्ड. डेंसिटी तो आप जानते हैं क्या होती है ना. वेपर डेंसिटी फर्स्ट टाइम सुना होगा. क्या होती है वेपर डेंसिटी? हमें मॉलिक्यूलर मास का रिलेशनशिप निकालना है वेपर डेंसिटी के साथ. तो चलो पहले वेपर डेंसिटी डिफाइन करते हैं. लिखो नीचे. वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ. डेंसिटी हम जानते हैं क्या होती है, डेंसिटी गैस की, है ना. अगर हम उस डेंसिटी गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं तो उस क्वांटिटी को वेपर डेंसिटी कहा जाता है. ठीक है. तो क्या लिखिए? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट गैस टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू density of gas upon density of hydrogen. लिख लो ये फॉर्मूला. डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. अब डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो हम दोनों गैस का सेम, मतलब गैस का, जिस गैस की हम वेपर डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं उसका मास और इसका मास सेम ले लेते हैं. ठीक है. तो ऊपर लिखेंगे डेंसिटी की जगह वॉल्यूम ऑफ या मास ऑफ लेना. मास ऑफ, एक काम करते हैं वॉल्यूम सेम लेते हैं ना. मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. और दोनों को सेम टेम्परेचर प्रेशर में लेंगे और वो सेम टेम्परेचर प्रेशर को अपन ले रहे हैं यहाँ पे एसटीपी में.
तो एट एसटीपी लिखना है। एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी स्टैंड फॉर, जब भी अपन गैस की वॉल्यूम की बात करते हैं ना, टेम्परेचर प्रेशर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एट एसटीपी। ठीक है, दोनों का हमने वॉल्यूम सेम लिया है ना, दोनों के मासेस निकालने हैं हमें। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे ना, क्योंकि अपना एवोगाड्रो तो यही बोलता है। तो नेक्स्ट लाइन में मास ऑफ n molecules of gas at STP divided by mass of n molecules of hydrogen at STP। दोनों में n लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम लिया है ना हमने। अवोगाड्रो क्या बोलते हैं कि अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। दोनों को n से डिवाइड करते हैं तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस at STP divided by mass of one molecule of hydrogen at STP। और ये हमें पता है क्या होता है, नीचे वाला 2, और ऊपर वाले को ही तो मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2 इज योर वेपर डेंसिटी। तो अगर आपके पास उस गैस की वेपर डेंसिटी दी हुई है, आप सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको उस गैस का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो रिलेशनशिप क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। यहां भी हमने एक स्टेप में एवोगाड्रो लगाया ना, ये स्टेप में लगा एवोगाड्रो। हमने दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया एंड इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर हमने n से क्यों डिवाइड किया, ताकि वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कर सके। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास 2 होता है, तो अपन ने रिप्लेस कर दिया 2 से। अब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे Vd से, यानी वेपर डेंसिटी से, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास गैस का आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि CO2 का अगर मॉलिक्यूलर मास हम बोलते हैं 44, इसका मतलब क्या, उसकी वेपर डेंसिटी कितनी है, 22। 22 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तभी ना 44 आएगा। तो ऐसे हम किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं या वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं, कोई एक अगर पता है तो। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन हुआ। चलिए थर्ड एप्लीकेशन लिखिए, लास्ट थर्ड एप्लीकेशन। टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन to find the relationship between mass and volume of gas, mass and volume of a gas। एक गैस के मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप होता है, ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। ये लास्ट एप्लीकेशन है।